नमस्कार, स्वागत है आपका 2024 के महासमर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम बात करेंगे जनता जनार्दन। राम मनोहर लोहिया एक बात कहा करते थे और अक्सर मंच पे उसको बड़े मुखर तरीके से कहते कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती हैं। कुछ हालात ऐसे बने 2024 के राजनीतिक गलियारे में जिससे कहीं ना कहीं ये कहा जाने लगा कि भाई तो आप ही द्वारा चुने सांसद थे, इनका विरोध क्यों हो रहा है। कहीं पर लोगों ने इसे सियासी ढंग देने की कोशिश की कि ये विरोधियों की चाल है, तो कहीं तो ये जो विरोध था वो हिंसक हो गया। कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। सबसे पहले जिनका सबसे पहले विरोध हुआ वो थे गिरिराज सिंह। ये गिरिराज सिंह का, ये देखिए, ये तस्वीरें हैं जब गिरिराज सिंह का विरोध हुआ, और विरोध सिर्फ सांसद का, पार्टी का नहीं। जिस सांसद को इन्होंने 2 बार चुना, 3 बार चुना, लेकिन जब वो 5 साल जमीन पर नहीं उतरा तो क्या हालात है ये देख सकते हैं आप कि पार्टी का झंडा जरूर है लेकिन साथ में काले झंडे भी हैं। जिन हाथों से माला पहनाया जाता था उन्हीं हाथों से उनको काले झंडे दिखाई दे रहे हैं। और जहां पर सांसद जी या मंत्री जी बड़े ताव से उतरा करते थे वो इतने बेबस नजर आ रहे हैं कि अपनी गाड़ी में ही बैठे हैं, अपने सुरक्षा कर्मियों से कह रहे हैं गाड़ी निकलवाओ। ये बेगूसराय की तस्वीरें हैं। यहाँ से कन्हैया कुमार को चुनाव लड़ाकर हराकर, सीपीआई के कैंडिडेट थे, उनको हराकर ये सांसद बने थे गिरिराज सिंह। हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं। अब ये विरोध कहां जाकर रुकेगा ये देखना होगा। इसके बाद हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के पुरुषोत्तम रुपाला, आप कहें रूपाला, गुजरात से सांसद हैं। इनके एक बयान पे एक विशेष वर्ग नाराज हो गया। क्षत्रिय महासभा ने पूरे, ये वो सांसद हैं पुरुषोत्तम रुपाला, और इनकी सभा में क्या हुआ, कई बड़े मंत्री पहुंचे हुए थे, 1-2 मंत्री केंद्र के भी थे। वो अभी तस्वीरें आप देखिएगा किस तरीके से काले झंडे वहां पर भी इनको दिखाए गए। ये देखिए तस्वीरें, और इनका ये विरोध राजस्थान, यूपी, तमाम जिले पर, जगहों पर आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि क्षत्रिय महासभा का आह्वान राजस्थान कर्णी सेना ने किया। राजा शेखावत कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने क्या कुछ कहा एक बार वो सुन लेते हैं। को जवाब देने का तो जल्द ही जवाब भी दिया जाएगा और ऐसी घटना का पुनरावर्तन न हो उस तर्ज पर जवाब दिया जाएगा, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति क्षत्रिय समाज के लिए निम्न टिप्पणी करने से पहले 1,00,000 बार सोचे। बिल्कुल, मैं तुरंत प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देता हूं। जय मां कर्णी, जय मां भवानी, जय छात्र धर्म। तो सुना आपने कि किस तरह से क्षत्रिय महासभा है वो बयान कर रही है, और सिर्फ इनको नहीं टारगेट कर रही, वो तो सबको टारगेट कर रही है जितने भी हैं कि सार्वजनिक मंच पर। खैर, बयान वापस ले लिया लेकिन विरोध अभी भी लगातार उनका शुरू है। बिहार, गुजरात के अलावा यूपी 80 सीटें हैं, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं। यहां पर केंद्रीय मंत्री और मुजफ्फरनगर से सांसद संजीव बालियान के साथ जो हुआ वो राजनीतिक परिदेश से अच्छी खबर नहीं है। वहां पर ये तस्वीरें हैं जब संजीव बालियान के काफिले पर हमला होता है। हम निंदा करते हैं इस हमले की, क्योंकि आप अपनी बात, विरोध आप कर सकते हैं लेकिन हिंसक विरोध की राजनीति में कोई जगह नहीं है। जिस तरीके से भी आप करना चाहें, आप उन्हें काले झंडे दिखाइए, आप उनकी सभाओं में मत जाइए, ये आपका कॉल है। लेकिन किसी भी सांसद या किसी भी व्यक्ति, ये तस्वीरें बता रही हैं कि क्या विरोध मुजफ्फरनगर में है संजीव बालियान का।
गाड़ियों पर हमला होता है, मंत्री जी बसते हैं। ये बहरहाल भाजपा के जो सांसद हैं उनके साथ ही ज़्यादा देखा जा रहा है कि लगातार 2-3 टर्म के सब सांसद हो चुके हैं। अब आपको जो तस्वीर दिखाएंगे अगली, उसके बाद हम चर्चा पे बढ़ेंगे। ये संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री हैं, ये उनके काफिले की तस्वीरें थी। अब जब भाजपा की ही बात हो रही थी तो इंडिया गठबंधन या उससे थोड़ा पहले 2019 चलते हैं, सपा में और बसपा का गठबंधन होता है, बुआ भतीजे एक साथ आते हैं और उसके बाद एक नया गठबंधन आता है कि ये बहुत अजय अमर गठबंधन है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और फिर सारी चीज़ें होती है और फिर कुंवर दानिश अली को अमरोहा से प्रत्याशी बनाया जाता है। वो चुनाव जीतते हैं, लेकिन 5 साल वो भी जनता को नजर नहीं आए। और ये देख ली जनता, जब वो नमाज पढ़ने जाते हैं तो क्या हाल करती है उनका। ये देखिए, उनके सुरक्षाकर्मी हटा रहे हैं, लेकिन जनता जिन्होंने चुन के भेजा है वो आखिर अपने सांसदों से मिले कैसे। हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं कि 8-10 सांसदों ने ये दल ज्वाइन कर लिया, 8-10 सांसद इधर दल चले गए, लेकिन चर्चा ये नहीं कर रहे हैं कि भाई इन दलों में जो जनता जा रही है, जो आपको किसी और दल के से वोट दिया, अब आप जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और बसपा के सिंबल पे जीते थे, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं कांग्रेस के सिंबल पे, और हालत आप खुद देख सकते हैं। सिर्फ आप अपने फायदे की बात आप कर रहे हैं। अगर आपने इतने काम किए होते कि कुंवर दानिश अली, देखिए किस तरीके से उनकी गाड़ी बामुशक्कत निकली है और लोग दौड़ ही रहे हैं, रोक रहे हैं, पूछ रहे हैं। ये 4 तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई हैं, पहली संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री, दूसरा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कुंवर दानिश अली, बसपा से जीते थे, कांग्रेस में आए और टिकट मिला, और देखिए विरोध, यहां पे सचिन चौधरी भी इनका विरोध कर रहे थे, जो प्रदेश महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी के। खैर, दूसरा पुरुषोत्तम रूपाला जी है, बड़े अच्छे सांसद के रूप में इनकी गिनती थी, लेकिन जो बयान दिया उसके बाद से जो विरोध है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और बेगूसराय से गिरिराज सिंह, उनको किस तरीके से वहां की जनता घेर रही है। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो आम से माननीय बने हैं, आम से जब खास आप बन जाते हैं तो दिक्कतों का तो क्या कुछ होता है, ये देखिए आप सिर्फ जनता जनार्दन के पास ऐसे नहीं जा सकते। वो तो आपको वोट दे रहे हैं, उनके पास तो एक ही मौका होता है कहने का। हमारे साथ मेहमानों का पैनल भी जुड़ेगा। अनिस अंसारी बीजेपी नेता है, मोहम्मद साजिद सपा प्रवक्ता है, प्रबोध गोस्वामी जी हैं वरिष्ठ पत्रकार है। आप सबका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधा आपको खटीमा ले चलते हैं, जहां पर पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम है, क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। और इस बार मोदी जी ने कहा है कि 400 पार होना है, तो 400 पार हो गए। भाइयों बहनों, अब इस लोकसभा क्षेत्र नैनीताल से जब बात आती है तो लोकसभा क्षेत्र नैनीताल से कौन जीतने वाला है? तो कहेंगे अजय भाई जीतने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, मोदी जी को हम वोट दे रहे हैं, अजय भट्ट जी को वोट दे रहे हैं, कमल के फूल वाला ही बटन दबा रहे हैं। इसमें कोई प्रश्न नहीं है कि पूरे नैनीताल लोकसभा में सब विशाल वोट चला गया, सारी विधानसभाओं में चला गया। बस बात इतनी है कि ये जो हमारी खटीमा विधानसभा है, जो आपकी विधानसभा है, और मैं भी ऐसा मानता हूं कि ये मेरी ही विधानसभा है।
खटीमा विधानसभा अपने पिछले सारे रिकॉर्ड हो गई। इस बार खटीमा विधानसभा से जितने वोट पड़े वो पूरे नैनीताल लोकसभा की 14 विधानसभाओं में सबसे ज्यादा क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में आज देश तेजी से आगे बढ़ा है, हमारा प्रदेश भी तेजी से आगे बढ़ा है। खटीमा विधानसभा क्षेत्र में भी अनेक काम आगे बढ़े हैं, अनेक विकास के कामों को आगे बढ़ाया गया है और आपका एक एक वोट हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में सहायक सिद्ध होगा। हम लोग सहयोग करेंगे। जो 400 पार का नारा है, आप एक वोट यहाँ डालेंगे, सीधे मोदी जी को ताकत मिलेगी, सीधे मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे। भाइयों बहनों, आज भारत पूरी दुनिया का 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रही है। अभी अध्यक्ष कह रहे थे कि 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन रही है और आने वाले समय में देखोगे तो नमस्कार तो 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन रही है और आने वाले समय में ये तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। अब तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था क्या होगी? तीसरे नंबर की जब अर्थव्यवस्था बन जाएगी तो हमारा चहुमुखी विकास हो जाएगा जो आज तक नहीं हुआ है। हर क्षेत्र में हमारी महिलाएं वो लखपति दीदी बन जाएंगी, उनको अच्छे स्कूल के बच्चों के मिल जाएंगे, अच्छे अस्पताल मिल जाएंगे, अच्छी सड़कें मिल जाएंगी, अच्छी अच्छी हमारी इंडस्ट्री बन जाएगी, अच्छा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, उनको रोजगार मिल जाएगा, किसानों को और अच्छी तकनीकी और अच्छी सुविधा मिल जाएगी, जो काम लोग हैं उनको और सुविधाएं मिल जाएंगी। भाई बहन अभी हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था कर रहे हैं। 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था जानते हैं किसको पछाड़ के करते हैं? हम उन अंग्रेजों को पछाड़ करते हैं। तो यहाँ पर आप खटीमा में सुन रहे थे पुष्कर सिंह धामी को, जो लगातार भाजपा के जो प्रत्याशी है उनके समर्थन में जनसभाएं कर रहे हैं और भाजपा का जो नारा है 400 पार, उसको भी बुलंद कर रहे हैं। अब रुक करते हैं अपनी डिबेट का, जहां पर हमारे साथ अनीस अंसारी भाजपा नेता है, मोहम्मद साजिद सपा प्रवक्ता, प्रमोद गोस्वामी जी हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले प्रमोद जी का ही रुख करते हैं। प्रमोद जी, बात की जाए जिस तरीके से नेताओं का विरोध इस बार देखने को मिल रहा है, हम लगातार ये बात करते हैं कि भाई इंडिया गठबंधन से ये टूट के चले गए, एनडीए से कल आपका मुकेश सहनी आ गए वीआईपी के, हम लगातार इसी पर चर्चा करते हैं और इसी पर सर फिर से आपको माफी के साथ रोकूंगा। इसी बीच बाराबंकी से बड़ी खबर आ रही है, घाघरा नदी में 5 बच्चे डूब गए हैं। बाराबंकी से खबर, घाघरा नदी में नहाने गए 5 बच्चे डूबे, 2 बच्चों के शव बरामद, 3 बच्चे अभी भी लापता। डूबने वाले बच्चों में 2 सगे भाई, 3 बच्चे अभी भी लापता। दो बच्चों के शव बरामद, 3 बच्चे अभी भी लापता। घाघरा नदी में नहाने गए 5 बच्चे डूबे। तो फिर से चलते हैं, प्रमोद सर से मेरा सवाल था, सर हम लोग बात कर रहे हैं कि आज 10 सांसद हमारे मतलब किसी पार्टी में शामिल होते हैं, 5 सांसद दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं, एक पूरी पार्टी विलय कर लेती है, लेकिन हम धरातल की बात नहीं कर रहे कि भाई जिस जनता ने आपको वोट दिया उसका विरोध भी तो हो रहा है, ये भी तो देखे कोई। अब गिरिराज सिंह मंत्री हैं, इनका विरोध हुआ, पुरुषोत्तम रूपाला का विरोध हुआ, संजीव बालियान मंत्री हैं, इनका हुआ, इंडिया गठबंधन से दानिश अली को टिकट दिया, पिछली बार भी गठबंधन के प्रत्याशी जीते थे, बसपा के सिंबल पे, उनका सिंबल चेंज है लेकिन 5 साल वो दिखे नहीं तो उसका विरोध हो रहा है। देखिए, एक इधर पिछले मैं समझता हूँ कि लगभग एक 1.5 दशक, विशेष रूप से वरना 1.5 दशक
राजनीति में अब मूल्य और सिद्धांतों का कोई मतलब नहीं रह करके गया है। बोलते हैं जो तुम्हारा एरन फालतू पक्ष नहीं कर रहे हैं। स्थिति ये है कि अब नेता लोग, विधायक, सांसद, ये इस बात, उनका जन सरोकारों से, जनता की समस्याओं से, क्षेत्र के विकास से, महंगाई से, गरीबी से, बेरोजगारी से, इससे जो जन समस्याएं हैं, इनसे हट के कैसे सत्ता में हम काबिज हों, कैसे हम विधायक बने, कैसे सांसद बने, कैसे मंत्री बने, ये जो एक मनोवृत्ति पैदा हो गई है। दूसरे, ये सभी राजनीतिक दलों ने बनाया। अब भारतीय जनता पार्टी को ही आप ले लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सबसे, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, बड़ा कैडर है उसका, लेकिन अगर आप देखें कितने सांसद जो हैं वो बाहर से, मतलब जो विभिन्न और दलों से छोड़ के आए, चाहे आप महाराष्ट्र ले लीजिए, चाहे आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए, चाहे आप मध्य प्रदेश में ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, तो ये जो आ गए, तो इसलिए उनका, अच्छा वो भी जानते हैं कि अब जनता जो है, चूंकि देश की और प्रदेश की राजनीति पूरी तरीके से जातिगत समीकरणों में बदल गई है, तो अब वो जनता भी जो है, ऐसा नहीं है कि खाली नेता नेता ही ऐसा ये काम कर रहे हैं कि मूल्य सिद्धांतों से हट रहे हैं। जनता भी अब पूरी तरीके से जातिगत आधार पर बटी हुई है, वो चाहे अपराधी हो, चाहे माफिया हो, चाहे वो उसका जनता की सेवा से या जन सरोकारों से उसका कोई मतलब हो ना हो, लेकिन उसका जाति का है, तो फिर वो उसको जाति के आधार पर, और जहां जैसे समीकरण जातिगत होते हैं, उस हिसाब से अब राजनीतिक दलों की भी मजबूरी हो गई है। वो भी चाहे मंत्रिमंडल का विस्तार हो, अधिकारियों की पोस्टिंग हो, टिकट देने का मामला हो, संगठन में पद देने का मामला हो, उसमें जातिगत समीकरणों को बैठाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो इसलिए नहीं करते कि वो चाहते हैं कि ऐसे योग्य लोगों को लाए, लेकिन लाए कैसे? अगर वो योग्य लोगों को ले आए तो जातिगत समीकरण बिगड़ जाते हैं, तो सत्ता में ही नहीं आ पाएंगे। बिल्कुल। तो ये दोनों तरफ की मजबूरियां हैं। ये जनता भी जो है वो ये भूल जाती है कि हम जाति के आधार पर अगर वोट देंगे तो फिर आप कैसे विकास होगा, या कैसे अच्छा प्रतिनिधि आएगा। फिर वो चाहता है कि हमारी जाति का आ जाए, हमारे अपने जाति का काम हो जाए, बाकी जिले में कुछ विकास हो अथवा न हो, वो भ्रष्टाचार करे या न करे, उसको मंत्री बन जाए, चाहे वो माफिया हो, चाहे वो भ्रष्टाचारी हो, तो ये जनता का एक सोच बदली है। मजबूरी है राजनीतिक दलों की भी कि अब राजनीतिक दल भी अगर सत्ता में आना है, अब उनकी भी मूल्यों और सिद्धांतों की लड़ाई तो रह नहीं गई है। अब तो कौन जीत सकता है वो प्रत्याशी ढूंढता है, चाहे वो जातिगत आधार पर हो, चाहे वो माफिया के आधार पर हो, चाहे गुंडों के आधार पर हो, चाहे, अब वही आप देख लीजिए, दानिश अली जी का देख लीजिए। दानिश अली जी नमाज पढ़ने गए और वहां उन्हीं के समाज के लोगों ने उनका विरोध किया, भैया 5 साल तुम कहाँ थे चुनाव में, तुमने तुम्हें वोट दे दिया, जीत गए। तो वो अपने और धंधों में, अपने और कामों में, मैं धंधे और कामों का इसलिए ये उल्लेख कर रहा हूं विशेष रूप से कि जो आपका काम है कि आज चुनाव जनता ने दिया है, जनता के समस्याओं का समाधान करें, वहां का क्षेत्र का विकास करें, उसके हट के बाकी सब काम करने लगते हैं। लेकिन जनता जो वोट दे रही, जिसकी वजह से आप हैं, वो अब विरोध हो गए। अब जनता में ये बात धीरे धीरे आ रही है, हर चीज में वक्त लगता है, तो अब उसमें भी ये बात आ रही है कि अब ऐसे लोगों का विरोध किया जाना चाहिए, चाहे वो सजातीय हो, बिल्कुल, क्योंकि जब और आपकी चाहे बात वो सुनने वाला, बिल्कुल सर, एक चीज ये भी है कि आपकी बात जिनको आप बता रहे हो, आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं सदन में, अब वही आपको नहीं जान रहे हैं, वही नहीं पहचान रहे हो, 5-5 साल तक गायब है, तो कैसे काम चलेगा? अनीस अंसारी जी के पास चलूंगा, भारतीय जनता पार्टी के नेता है। पहले तो बहुत बहुत बधाई, आज आपकी पार्टी का स्थापना दिवस है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दावा है शुक्रिया, आपका। आपको भी बधाई। नहीं, मुझे तो बधाई देखिए, मैं इस इस स्थापना दिवस को लेके ही आपको सारी बातों का जवाब देता हूँ। नहीं, 6 अप्रैल अनीस भाई सवाल कर लूं, फिर आपका जवाब तो मिलना ही है, जाहिर सी बात है। इतने बड़े बड़े वादे करके सब नेता लाए जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े वादे करके आपने मेरठ से सजाद पूनावाला टिकट मांग रहे थे, अरुण गोविल को दे दिया, और मेरठ में करंट में आपने टिकट काटा, चलिए। सतीश गौतम का बड़ा विरोध था, लेकिन उन्हें भी टिकट अलीगढ़ से दे दिया गया।
लेकिन जहां पर कार्यकर्ता विरोध नहीं कर रहा है वहां तो टिकट काट ही नहीं रहे। जैसे आप ब्रिजभूषण का टिकट अभी तक फाइनली नहीं हुआ, माननीय सांसद हैं अभी तो, लेकिन क्या उन्हें टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, इस सदर में कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र की जनता डगमगा रही है। क्या कोई फिर नया चेहरा होगा या कुश्ती संघ की तरह फिर कोई उन्हीं का आदमी होगा, ये बड़े विचार हैं। भारतीय जनता पार्टी पे जो आरोप लगते हैं कि भाई वो जो मिल रहा है, जैसे सेल लगती है वैसे इस टाइम लोकसभा चुनाव से पहले एक सेल लगी हुई है, वो अपने हिसाब से लोगों को वहां से उठा रही है और बिलिंग काउंटर इनसे टिकट काउंटर पे टिकट दे रही है। देखिए, मैं वही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सेल काउंटर की बात, कोई चर्चा पहली बार विशाल जी आपके मुंह से सुन रहा हूं मैं। ये बात ठीक नहीं है, इसका मैं विरोध करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो अपने सिद्धांतों पर राजनीति करती है। देश हित और बसपा से राष्ट्र हित लालगंज की बात है। सांसद थी, बसपा से आप उन्हें अपनी पार्टी में लाए और तुमको टिकट दे रहे हैं। रितेश पांडे बसपा के सांसद थे, भारतीय जनता पार्टी से उनको टिकट दिया गया, उनके पिताजी ने क्रॉस वोटिंग की, तो ये और नहीं तो क्या है, रस्ते का माल जो मिल रहा है उसको आप लेके बैठाइए, उनको लड़ाइए चुनाव। आपका कार्यकर्ता दरी बिछाएगा क्या? आपकी बात का जवाब ही दे रहा हूँ। सन सर 1988 आप में विरोध भारतीय कर रहे हैं, जनता लेकिन पार्टी की मेरी बात का स्थापना जब हुई थी। एक आपने कहा उस मैं समय इस सेल पर- काउंटर का विरोध उस करता समय पर हूं, गिने लेकिन चुने ये तो लोग सच थे। बात है कि आप गिने चुने लोग थे भारतीय जनता पार्टी में, और आज आते आते 89 में 1989 में हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूरे हिंदुस्तान में मात्र 2 सांसद थे, थोड़ा सा कुनबा बड़ा हमारा। उसके बाद धीरे 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 आज राष्ट्र की, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। ये तो आप भी समझते हैं, सब समझते हैं। जहां 4 बर्तन होते हैं थोड़ी बहुत खटपट तो होती है। बाकी जो आपने आरोप लगाया कि दुकान लगाई है, काउंटर लगाया है, ये काम सपा वालों का है, ये काम बसपा वालों का है। जिसको टिकट नहीं मिलता है इनके यहाँ से, वो लोग सीधे सीधे कहते हैं कि भाई बहन जी ने इतने मांगे, भैया ने इतने मांगे, हम नहीं दे पाए तो उसको दे दिया, उसने हमसे ज्यादा मांगे दिए, उसने हमसे ज्यादा दे दिए इसलिए हमें टिकट नहीं हुआ। तो ये आरोप तो भारतीय जनता पार्टी पे 10 साल की केंद्र की सरकार पे भी नहीं लगे और ना ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं। रही आपकी तीसरी बात कि अभी टिकट वहां से फाइनल नहीं हुआ, वहां टिकट हो गया, वहां से आप क्या करेंगे क्या? हमारे यहाँ एक सिस्टम है, सिस्टम के अनुसार भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि सर्वे वाली बात तो सबको पता है, हर पार्टी अपने सर्वे कराती है। सर्वे के अनुसार जनता के हित में जो प्रत्याशी सही उतरेगा, कसौटी पर खरा उतरेगा, उसको भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, उसी को ही भारतीय जनता पार्टी जिताने का काम करती है। तो ये आरोप आपके बिल्कुल गलत हैं कि दुकान और काउंटर, ये बात आप इंडी गठबंधन वालों से कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा विशाल जी। चलिए मान लिया कि आप दुकान और उस वाली बात पर आपको बुरा लगा, लेकिन एक मैं सीधी चीज कर पूछ रहा हूं, विजेंद्र सिंह जब आए पार्टी में तब ये आपने बात बोली थी क्या? वही मुक्केबाज का विरोध 2019 में क्या क्या शब्द कहे गए आपको याद होना चाहिए जब दिल्ली से चुनाव लड़े। वही रितेश पांडे को किस पार्टी का सांसद बताया गया, ये भी किसी से छुपा नहीं है। बसपा के बारे में क्या क्या कहा गया, ये भी आपसे छुपा नहीं है, सारी चीजें आपको पता है। उसके बाद उन्हीं दल के नेताओं को ये कह के जाया था ये तो श्रद्धा है उनकी, आ गए। अरे आप एक बैरियर लगा दीजिए ना कि हम नहीं लेंगे, हम क्यों लें, हमारे पास तो मेरे कार्यकर्ता इतने हैं। बैरियर है, वो कार्यकर्ता क्या नमो ऐप में सिर्फ नंबर बढ़वाएगा आपके? वो नमो ऐप में नंबर बढ़वाएगा? वो आपके लिए जाएगा, पन्ना प्रमुख बनाएगा और टिकट किसी और पैराशूट फैक्ट्री से आके लेके पैराशूट लेके उतर जाएगा प्रत्याशी। पन्ना प्रमुख के लिए हमारे पास कार्यकर्ता बहुत है, नमो ऐप के सिर्फ लिए कार्यकर्ता पन्ना प्रमुखों के लिए ही है और बूथ स्तर पे मीटिंग करने के लिए और नारा लगाने के लिए, लेकिन जब टिकट देने की बात आती है तो कोई ना कोई पूंजीपत आ जाता है। भाई साहब माफ करिएगा, लेकिन मैं फिर बता दे रहा हूं, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे कोई चुनाव हो। अब मैं आ जाता हूं इंडिया गठबंधन का जो पक्ष रख रहे हैं, आपके सांसदों का बहुत विरोध हो रहा है, आप तो टिकट भी नहीं फाइनल कर पा रहे हैं। मेरठ से फिर बदल दिया, उस दिन आप कह रहे थे कि अब कोई टिकट नहीं बदला जाएगा, अतुल प्रधान का रात में टिकट बदला और फिर वर्मा जी को दे दिया। समाजवादी पार्टी में टिकट लेने वालों की बहुत लंबी भीड़ है और राष्ट्रीय नेतृत्व जो है वो जो बेहतर होता है उसको टिकट देता है। अब ये भाजपा नहीं है जहां टिकट लोग वापस कर रहे हैं, बंगाल हो, यूपी हो, बिहार हो, तमाम जगह गुजरात हो, जहां लोग लड़ने को तैयार नहीं है, उन्हें दिख रहा है कि हम चुनाव हार रहे हैं तो बेचारे लड़ ही नहीं रहे, टिकट वापस कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी में टिकट के लिए लंबी लाइन लगी है और राष्ट्रीय नेतृत्व उस पर तय करता है कि किसको टिकट देना है। यहाँ आवेदन होते हैं टिकट के लिए समाजवादी पार्टी में और आवेदन 8-10 हर लोकसभा से हैं
और उसके बाद उनमें से जो है चिन्हित करके जो बेहतर होता है, क्योंकि हमारी लड़ाई भाजपा से है। दूसरी बात कह रहे थे विशाल जी, हर कार्यकर्ता को ये उम्मीद होती है पार्टी से कि मैं मेहनत करूंगा और आगे बढ़ूंगा, मुझे भी टिकट मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई कार्यकर्ताओं के बेचारा दड़ी बिछाने वाले दड़ी बिछा रहे हैं। वहां कोई जब टिकट की बारी आती है तो अनीस अंसारी जी बैठे हुए लड़ाई लड़ रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं पार्टी की तरफ से, लेकिन इन्हें टिकट नहीं मिलेगा। टिकट ले जाएगा कोई कांग्रेस की, कोई दूसरे दल का। तो ये फिर ये क्या करेंगे, केवल लड़ाई लड़ेंगे और बाकी लोग दड़ी बिछाएंगे। तो हर कार्यकर्ता को उम्मीद होती है कि मैं जब पार्टी के लिए काम करूंगा तो आने वाले समय में मुझे टिकट मिलेगा। एक सवाल का लेकिन जवाब ये देंगे साजिद भाई एक सवाल, फिर अपनी बातों पे आ जाइएगा। अतुल प्रधान को जिला पंचायती लड़ाई गई, जिला पंचायती अध्यक्षी लड़ाई गई, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उन्हीं को मेयर का टिकट दिया गया, उन्हीं को विधायकी का टिकट दिया गया, उन्हीं को सांसदी का टिकट दिया गया। यहां पे कार्यकर्ता प्रेम कहां चला गया था? सभा से जुड़े हुए हैं पुराने। नहीं, जुड़े तो बहुत है ना। अगर आप भाजपा को कह रहे तो आपका कार्यकर्ता प्रेम कहां चला गया था? कई ऐसे नेता है, मोहम्मद अहबाद वहाँ की मेयर है, उनको जो पूर्व मेयर है उनको टिकट दिया गया है। कैसे दिया गया, किन हालातों में, ये आप भी जानते हैं। अतुल जी केवल एक ही विधानसभा से तो लड़े हैं। अतुल जी केवल सरदना से लड़े हैं और विधायक बने हैं। वो भाजपा के बड़े नेता को हराया है, जो बहुत मजबूत नेता माने जाते थे उनको हराया है। तो अतुल जी को लोकसभा इसीलिए नहीं दिया गया है। और अब देखिए जो मेयर रही है, बहुत अच्छा समीकरण है जो उन्होंने मेरठ की जनता की सेवा की है। और उनके पति योगेश वर्मा जी हस्तिनापुर से विधायक रहे हैं, उनको टिकट दिया है। तो समाजवादी पार्टी बहुत सोच विचार के टिकट देती है और राष्ट्रीय नेतृत्व जब टिकट फाइनल करता है तो बहुत जो है वो प्लानिंग के साथ। भानु प्रताप सिंह को टिकट क्यों दी गई थी? भानु प्रताप सिंह को टिकट क्यों दी थी? भानु प्रताप सिंह को, भानु प्रताप सिंह जी का थोड़ा वहां लोकल के नहीं थे और सुनीता वर्मा जी लोकल की है और मेरठ की मेयर रही है। और बात रह गई भाजपा के देखिए विरोध की, तो भाजपा में टिकट का ये आलम है, विरोध तो होना ही है। जब आप किसानों के ऊपर गाड़ी चलाने वाले जो है, जिनके बेटे उनको आप टिकट देंगे तो वहां किसान विरोध करेंगे। जो अपराध मुक्त की भाजपा बात करती है, माननीय राहुल गांधी जी के खिलाफ 242 मुकदमे हैं कि सुरेंद्रन को टिकट दिया है। आप मानिए जी तो 242 है, किससे अपराध मुक्त होगा? राहुल गांधी जी के खिलाफ उतारे हैं, जो शायद मैं मानता हूं 242 ये तो यूपी में किसी बड़े अपराधी के पे भी इतने मुकदमे नहीं होंगे। तो ये अपराध मुक्त किस तरीके से हो रहा है कि टिकट देके और राहुल गांधी जी के खिलाफ बड़ा अपराधी उतारा गया है। पहले टिकट दिया जाता था कि जनता की सेवा करने वाले। भाजपा में आप देखिए कि जितना बड़ा अपराधी हो, जितना बड़ा करप्ट हो, भ्रष्टाचारी हो, उसको उतना ही बड़ा पद है या उतना ही बड़ा उसको उस महत्वपूर्ण जगह से टिकट दिया जाता है। ये भाजपा की है। और टिकट वितरण का आलम यह है कि आगरा की एक पास है फतेहपुर। ये तो आप अपनी खासियत बता रहे हैं, फतेहपुर आपकी खासियत है। अतीक अहमद किस पार्टी से विधायक हुआ था? अनिल साहब आप तो ऐसी डिबेट में बेचारे लड़ते रहेंगे, मुझे भी अफसोस है। नहीं, लेकिन मुझे टिकट की कोई बारी अफसोस नहीं आएगी है, तो हो मुझे सकता कोई है अफसोस नहीं है। कि कोई मुझे गर्व है, आपको मैं टिकट आपकी नहीं देगी जानकारी के लिए भाजपा। बता दूंगा। आज आपको टिकट नहीं देगी भाजपा। आप अरे एमएलसी बना के ना भेज दे इनको, जैसे दानिश आजाद अंसारी को बनाया। इनका कोई भरोसा थोड़ी, पता चला रात में फोन आ जाए एमएलसी हो जाए। वो आप जिम्मेदारी क्यों ले रहे हैं उनकी कि उनको टिकट नहीं मिलेगा? दूसरे दलों के नेताओं की अहमियत है और कोई मजबूत दिखेगा उसको लेके और कुछ भी बना सकते हैं। अब देखिए एमएलसी और राज्यसभा के लिए जुडिशली भी हो गई है तैयार, तो जुडिशली से भी आ रहे हैं, तो इसलिए अब इनका नंबर और मुश्किल है। फतेहपुर सीकरी में भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, उनका वहां के विधायक है चौधरी बाबूलाल, उन्होंने ही विरोध कर दिया है और उनके पुत्र ने जो है वो ताल ठोक दी है, डॉक्टर राम किशोर हैं। और कर्नाटका में तो ये आलम है, एक बीवी नायक है, उनके समर्थकों ने उनका टिकट करने पर तेल छिड़क लिया है। एक शिव कुमार है और एक शिव मूर्ति है। और इसी तरीके से संजीव बालियान जी हो, या हरियाणा में तो 10 टिकट घोषित कर दिए भाजपा ने और सभी का विरोध हो रहा है। एक श्याम सिंह गांव है हिसार लोकसभा में, वहां पर रणजीत सिंह का विरोध हो रहा है। इसी तरीके से भाजपा के अब अच्छा हो भी क्यों नहीं, एक तो आप नए लोगों को लाके टिकट दे रहे हो, अपराधी को दे रहे हो। माननीय राहुल गांधी जी के खिलाफ आपने 242 मुकदमे वाले को टिकट दे दिया, तो विरोध तो होगा ही। इसी तरीके से आपने एक बार लखीमपुर खीरी में 2019 में जो है वो जिन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ियां चलाई, उनके पिता को टिकट दे दिया आप सजा देने के बजाय।
हो सकता है आने वाले समय में आप कह रहे थे ब्रजभूषण जी को भी टिकट मिले, क्योंकि यहाँ तो अपराधियों का, भ्रष्टाचारियों का भाजपा अड्डा बन चुकी है। बिल्कुल। तो अब वहां मैं आप प्रमोद सर जितनी का रुख बड़ा करूंगा और अब डिबेट को क्लोज करने का समय। प्रमोद सर। मैं खाली अभी जो हमारे विशाल जी ने एक बात कही कि हाँ ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी एक समय में चाल, चरित्र, चलन, सिद्धांत, मूल मुद्दों की पार्टी रही है और बात करती रही है। अब आप देख लीजिए अब कहाँ ये बचा है। ये सच है, ठीक है, आप प्रवक्ता के रूप में आपको ये डिफेंड करना चाहिए, वो अपनी जगह के। एक पत्रकार के रूप में जो बात है वो मुझे भी कहनी चाहिए। सवाल ये है कि अब आप जितने भी रेसलर ला रहे हैं, कंगना को ला रहे हैं, ये सब ला रहे हैं, बाकी जो आपके क्या हिमाचल में, क्या हरियाणा में आपके कार्यकर्ता जिन्होंने मतलब दरिया बिछाई हैं, जिन्होंने झंडे उठाए हैं, जिन्होंने नारे लगाए हैं, धूप में, तपती धूप में सर मोदी जी की, भाजपा की सभाओं में मुख्यमंत्री की पहुंचे हैं, उनको महत्व क्या मिलता है? जबकि वास्तविकता ये है कि ऐसे लोग जो देश की प्रमोद जी धरोहर आप हैं, एक जो तरफा बात कर रहे हैं, आप अरे ये एक तरफा कैसी बात कर है? रहे हैं। उनकी बात तो हो सुनिए, जाने सुनिए, दीजिए। अनिल जी कैसी बातें आप कर रहे हैं? एक तरफा कौन बात कर रहा है? वो पूरी बात तो सुनिए उनकी। एक एक कर पहले आप बोले तो उन्हीं की बात का जवाब देंगे ना, फिर वो आएंगे सपा की तरफ। मतलब पत्रकारों को कुछ बोलने की मतलब क्या ही बात कर रहे हैं आप? कुछ बोल ही नहीं सकते हम, एक तरफा बात हो गई। अभी तक आप हमें कह रहे हैं, अब बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, जितनी मेरी उम्र है उतना उनको तजुर्बा है, उनको पता है क्या बोलना है। और आप कैसी इन शब्दों को वापस ले लीजिए कि एक तरफा बात कर रहा है। दूं जब आप नहीं होंगे बीजेपी में, उससे पहले मैं कवर करता रहा हूं, 42 वर्ष मुझे हो गए, इसलिए आप मुझे मत बताइए, मैं रग रग से वाकिफ हूं। इसलिए ऐसा नहीं है। एक चीज, राज्यसभा या विधान परिषद इसीलिए है कि जो ऐसी विभूतियां हैं, चाहे कंगना जी हो, चाहे रेसलर हो, चाहे साहित्यकार हो, उन लोगों को राज्यसभा में भेजिए। लेकिन चूंकि मैंने, और इससे पहले मैंने एक बात भी कही कि राजनीतिक दलों की भी मजबूरी है, उसमें आप भी शामिल हैं। लेकिन अब राजनीति में मूल और सिद्धांतों की बात करना बंद कर दीजिए। अब न मूल है न सिद्धांत है। आप यही ले लीजिए, अभी टेरी के मामले में कितना हुआ, कोई आलोचना नहीं की, नहीं हटाए, ये कौन सा सिद्धांत था? ब्रजभूषण जी के मामले में इतनी महिलाओं ने उनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगाए, चुप्पी साधे रहे, ये क्या सिद्धांत था? मैं गलत बोल रहा हूं क्या? इस पर एक शब्द नहीं होना चाहिए था, या इस पर नहीं टिप्पणी होनी चाहिए थी कि ये गलत है? सिद्धांत तो ये होता है कि गलत को गलत कहा जाए, सही को सही कहा जाए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, और ये आपकी ऐसा नहीं है, ये सभी राजनीतिक दलों का, ये खाली भाजपा के लिए पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, लेकिन भाजपा के लिए इसलिए कह रहा हूं कि वो सबसे ज्यादा मूल्यों की, सिद्धांतों की, चाल की, चरित्र की, चलन की बात करती रही है। इसलिए ये मैंने देखा है, इन लोगों को कवर किया है, आपके पुराने लोगों को, सबको इनके साथ गया हूं, इनको देखा है। तो और ये, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की भी मजबूरी है कि जब उधर से मतलब इतना बड़ा अपराधी अगर विपक्ष से आएगा, तो फिर स्वाभाविक है अगर अतीक आएंगे वहां से, तो अब भारतीय जनता पार्टी वहां से साहित्यकार को, पत्रकार को उतार के उसकी जमानत थोड़ा जब्त करवाएगी, तो फिर उसके टक्कर पे लेके आएगा। ये राजनीतिक मजबूरियां हो गई है। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं आलोचना भाजपा की नहीं कर रहा हूं, भाजपा की मजबूरी कह रहा हूं कि अब ये भाजपा की मजबूरी हो गई है कि चाल, चलित, चलन, मूल और सिद्धांतों से हटे, वरना वो राजनीति छोड़ दे। दो ही विकल्प है उसके पास। मैं ये कहना चाहता हूं। मेरे को फाइन कमेंट अनीस भाई को लूंगा, फिर डिबेट को क्लोज करूंगा। अनीस भाई। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ विशाल जी, आप तो मेरी बात पे नाराज हो गए। मेरा कहना है कि आपने नाराज नहीं हुआ, लेकिन आपने एक तरफा, अब उन्होंने बात एक्सप्लेन की ना। में आप आए, आपकी जानकारी में है, बस 1 मिनट लूंगा सिर्फ। आपकी जानकारी में है, उत्तर प्रदेश की एक लोकसभा सीट है बदायूं। बदायूं में रात को 2 बजे घोषणा होती है कि अखिलेश जी चुनाव लड़ेंगे, सुबह घोषणा होती है कि धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ेंगे, दोपहर बाद घोषणा होती है शिवपाल यादव लड़ेंगे। अब जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक कार्यकर्ता, एक मूल सिद्धांत का कार्यकर्ता मैदान में उतारा, दुर्विजय सिंह शाक्य, उनको मैदान में उतारा, उसके बाद पता चला शिवपाल चाचा भी पीछे हो गए। अब उन्होंने कह दिया कि भाई मेरी जगह बेटे को लड़ा दो। मेरा कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि इस परिवार, खानदान के अलावा क्या कोई तीसरा भी है इनके पास लड़ने के लिए? रामपुर में ले लीजिए आप, प्रत्याशी बदले गए, मुरादाबाद में ले लीजिए आप, प्रत्याशी बदले गए, संभल की जहां आपने बात करी, तो संभल वालों के उस समय पर पेट में दर्द हुआ जब कोई बात लोकसभा में आई थी, उस समय लोगों के पेट में दर्द हुआ। आज वही लोग, सच्चाई सामने आती है, आज वही लोग
जिनने लोकसभा में वोटिंग की थी, जिनने बात मतलब कहना चाहिए कि कुछ शब्द बोला था, उकसाया गया था, उस आदमी का आज विरोध कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, विरोध होना चाहिए। जिसका विरोध पब्लिक करे उसे जीतना भी नहीं चाहिए। मेरा ये सिद्धांत है, भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपना पराई की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी अपने परिवार के लोगों को आगे नहीं लाती। उदाहरण के तौर पर माननीय राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। जब बात आई उनके बेटे को टिकट देने की, तो आपको याद दिला दूं, उन्होंने अपने हाथ से अपने बेटे पंकज सिंह को टिकट भारतीय जनता पार्टी 3 महीने बाद भी नहीं की थी, 3 महीने बाद भी नहीं दिया। हाँ, यहाँ पता है बाद में दे दिया था। उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने, मैं साजिद भाई क्लियर कर दूं फिर डिबेट क्लोज करता हूं। राजनाथ सिंह ने यह कहा जब तक मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं मैं इस चीज पर साइन नहीं करूंगा। उसके बाद वो प्रदेश संगठन में रहे, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष, अमित शाह की बैठक में उन्हें टिकट दिया जाता है, और जब नोएडा सीट की बात आती है कि पंकज सिंह को टिकट दिया जाना चाहिए, राजनाथ सिंह उस बैठक को छोड़ के चले आए थे। अपनी गैर मौजूदगी में, अपनी बातों में उन्होंने टिकट नहीं दिया। ये सबके सामने राजनाथ सिंह ने खुद अपने बयान दिए थे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद सर आपका भी, अनीस भाई आपका भी, और साजिद भाई आपका भी। तो आज हम चर्चा कर रहे थे तो जनता जनार्दन, जिसको लेकर जितने नेता हैं वो जा रहे हैं जनता के बीच और अपने काम की बात कर रहे हैं, लेकिन अब जिन्होंने 5 साल जनता को नहीं समझा, उनके पास नहीं गया, उनके दर्द दुख दर्द पीड़ा में नहीं उनको दिखे हैं, उनसे सवाल जवाब जनता अपने तरीके से पूछ रही है। फिलहाल 2024 के महासमर में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।